नमस्कार साथियों, मैं भंवरलाल बैरवा आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे उत्पादक के व्यवहार का सिद्धांत, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र का अगला टॉपिक है। इसमें हम दीर्घकालीन उत्पादन फलन से संबंधित अवधारणा पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत एक उत्पादक किस तरीके से दो साधनों का उपयोग करके उत्पादन करता है। इससे पहले हमने जो उदाहरण पढ़ी थी, जैसे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में, उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि एक उपभोक्ता दो वस्तुओं का उपभोग करता है, तो वो कौन सी वस्तु का कितनी मात्रा में उपभोग करता है, इसका निर्धारण हमने इंडिफरेंस कर्व, उदासीनता वक्रों के माध्यम से पढ़ा था। जस्ट वैसे के वैसे ही ऐसी अवधारणा ये उत्पादन के क्षेत्र में है, जिसमें हम वहाँ पे उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत पढ़ रहे थे। यहाँ पर हम उत्पादक के व्यवहार का सिद्धांत पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे समोत्पत्ति वक्र, जिसको समोत्पाद वक्र भी कहते हैं। इसके बाद में हम सम लागत रेखा, आइसोकॉस्ट लाइन भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ आइसोक्वांट कर्व। तो एन आइसोक्वांट कर्व इज ए कर्व विच request different combinations of the two factors which yield same level of output। अर्थात समोत्पत्ति वक्र दो साधनों के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिनसे एक फर्म को समान उत्पादन प्राप्त होता है। तो जैसे हमने उदासीनता वक्र पढ़ा था, उसमें ये पढ़ा था कि उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता था जिनसे एक उपभोक्ता को समान उपयोगिता प्राप्त होती है। तो थोड़ा सा ही भिन्न है यहाँ पर दो वस्तुओं की जगह दो साधन लेंगे, और वहाँ उपयोगिता मिलती थी, या उपयोगिता का जगह हम उत्पादन का स्तर लेंगे। तो ये तीन जगह चेंज करना अपने को उदासीनता वक्र में। वस्तुओं की जगह साधन लेंगे, उपभोक्ता की जगह उत्पादक लेंगे या फर्म लेंगे, और उपयोगिता की जगह उत्पादन की मात्रा लेंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समोत्पत्ति वक्र दो साधनों के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिनसे फर्म को समान उत्पादन प्राप्त होता है। जैसे ये समोत्पत्ति वक्र है हमारा, एक्स अक्ष पे हम श्रम की मात्रा ले रखे हैं और वाई अक्ष पे पूंजी की मात्रा ले रखे हैं। ये समोत्पत्ति वक्र जो 100 उत्पादन इकाइयों को दिखा रहा है, जिसको IQ आइसोक्वांट कहते हैं। ए बिंदु पर OK1 श्रम की पूंजी की मात्रा है और OL1 श्रम की मात्रा है। इससे उत्पादन 100 हो रहा है। तथा इसके बाद में हम बी बिंदु पर आते हैं, पूंजी की मात्रा को घटाते हैं और श्रम की मात्रा को बढ़ाते हैं, तो भी हमारा उत्पादन का स्तर वही रहता है। इसका मतलब जो समोत्पत्ति वक्र पर स्थित सभी बिंदुओं पर मिलने वाला उत्पादन समान है। इसलिए इन बिंदुओं के प्रति एक उत्पादक तटस्थ या उदासीन रहता है। इसके प्रत्येक बिंदु पर समान उत्पादन है। तो हम जैसे इसका स्लोप ढाल ज्ञात करना चाहें, ए से बी पर जाने पर पूंजी में परिवर्तन हो रहा है और श्रम में परिवर्तन हो रहा है। पूंजी की मात्रा घट रही है और श्रम की मात्रा बढ़ने से भी उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो ए बी का ढाल होगा, समोत्पत्ति वक्र का ढाल होगा डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल। समोत्पत्ति वक्र का जो समीकरण है वो इस प्रकार दिया जाता है, Q0 इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल एंड के। यह Q0 का मतलब जो हम और समोत्पत्ति वक्र है उस पर Q की मात्रा या उत्पादन की मात्रा क्या है, स्थिर है। किसी भी बिंदु पर उत्पादन करें तो उत्पादन की मात्रा स्थिर रहती है। अब हम बात करें समोत्पत्ति वक्र की विशेषताएं। जैसे हमने उदासीनता वक्र की विशेषताएं पढ़ी थी, वो ही 4 विशेषताएं समोत्पत्ति वक्र की है। बस हमें चेंज उतना सा करना है कि उदासीनता वक्र की जगह समोत्पत्ति वक्र नाम लेना है, दो वस्तुओं की जगह दो साधन का नाम लेना है, उपयोगिता की जगह उत्पादन का नाम लेना, और उपभोक्ता की जगह उत्पादक का या फर्म का। तो पहली विशेषता, समोत्पत्ति वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है।
जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इसका ढाल घटता हुआ रहता है, क्योंकि ए बिंदु से बी बिंदु पर जाने पर कुल उत्पादन में परिवर्तन शून्य हो रहा है, क्योंकि एक उदासीनता वक्र पर प्रत्येक बिंदु पर समान उत्पादन होता है। तो एक साधन की मात्रा घटाने से दूसरी साधन की मात्रा बढ़ाते हैं तो इसका मतलब इसका ढाल ऋणात्मक होता है। इसको हम सिद्ध कर सकते हैं कि डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा एल एम पी एल प्लस डेल्टा के एम पी के बराबर शून्य। इसका मतलब डेल्टा क्यू मतलब उत्पादन में परिवर्तन शून्य हो रहा है। ए से बी बिंदु पर जाने पर श्रम में परिवर्तन और पूंजी में परिवर्तन करने पर कुल उत्पादन में परिवर्तन शून्य है। इसको हम पक्षांतर करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे डेल्टा के एम पी के इक्वल टू माइनस डेल्टा एल एम पी एल। इसके बाद हम ढाल निकालेंगे तो ढाल क्या होता है, डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल बराबर इधर क्या बचा माइनस एम पी एल बटा एम पी के। ये नेगेटिव है, समोत्पत्ति वक्र का ढाल नेगेटिव है। ये समोत्पत्ति वक्र का ढाल ऋणात्मक तभी होगा जब एम पी एल मतलब सीमांत उत्पादकता, श्रम की सीमांत उत्पादकता और पूंजी की सीमांत उत्पादकता धनात्मक हो। यदि श्रम की सीमांत उत्पादकता और पूंजी की सीमांत उत्पादकता धनात्मक होगी तो ही समोत्पत्ति वक्र का ढाल ऋणात्मक होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ पे समोत्पत्ति वक्र का ढाल ऋणात्मक है, एम पी एल भी पॉजिटिव है और एम पी के भी पॉजिटिव है। समोत्पत्ति वक्र के ढाल के ऋणात्मक को तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। समोत्पत्ति वक्र के ढाल के ऋणात्मक को तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। अब चूंकि ढाल पहले ही ऋणात्मक है और उसका भी ढाल का ऋणात्मक होता है, तो तकनीकी प्रतिस्थापन की दर का जो साइन होता है वो धनात्मक होता है। अब हम बात करते हैं तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है। जैसे हमने उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत के अंतर्गत प्रतिस्थापन की सीमांत दर पढ़े थे, इसी प्रकार हमने इसमें टेक्निकल जोड़ दिया है। इसमें इस उत्पादन में टेक्निकल जोड़ दिया जाता है, क्योंकि जो उत्पादन फलन होता है उसमें टेक्निकल रिलेशन वो दिखाता है। तो इसलिए इसको कहते हैं हम तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर। तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर वह होती है जिस दर पर एक फर्म पूंजी के स्थान पर श्रम को प्रतिस्थापित करने के लिए तत्पर रहती है ताकि कुल उत्पादन स्थिर रहे। यदि हम समोत्पत्ति वक्र पर बाएं से दाएं विचरण करें तो उसे लेफ्ट टू राइट विचरण करें। जैसे ए बिंदु से बी बिंदु पर आ रहे हैं, समोत्पत्ति वक्र के ए बिंदु से बी बिंदु पर आ रहे हैं, तो इसे कहते हैं MRTS के या मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल फॉर के। पूंजी के लिए श्रम की तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर ये क्या होती है, MRTSL के बराबर होती है माइनस डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल। हमने पहले बताया कि ये तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर समोत्पत्ति वक्र के ढाल के ऋणात्मक के बराबर होती है। तो चूंकि ये डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल इसका ऋणात्मक करते हैं तो एम पी एल अपॉन एम पी के पॉजिटिव हो जाती है, और ये तभी पॉजिटिव होगी जब एम पी एल पॉजिटिव हो और एम पी के पॉजिटिव हो। यदि हम इंडिफरेंस आइसोक्वांट का रूप पे राइट टू लेफ़्ट जाएं या बी बिंदु से ए बिंदु की तरफ जाएं तो हमारी जो तकनीकी प्रतिस्थापन की दर होगी MRTS KL, मतलब मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ K फॉर L। इसे कहेंगे हम MRTS KL बराबर माइनस डेल्टा एल अपॉन डेल्टा के इक्वल टू एम पी के डिवाइड बाई एम पी एल। ये भी पॉजिटिव तभी होगी जब एम पी के पॉजिटिव हो और एम पी एल पॉजिटिव। दूसरी विशेषता, समोत्पत्ति वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है, कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। सामान्यतया समोत्पत्ति वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है।
ये सामान्यतया बात करते हैं, विशेष स्थितियों में ये ऐसा नहीं भी हो सकता, क्योंकि समोत्पत्ति वक्र पर बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट टू राइट पे जाने पर MRTSL के का मान लगातार घटता जाता है, या तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर का मान लगातार घटता जाता है। तो ये कह सकते हैं कि यदि तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई हो तो समोत्पत्ति वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होंगे। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि जो एक समोत्पत्ति वक्र बनाया है, इस पे हमने लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, ABCD पॉइंट पे श्रम की मात्रा एक एक मात्रा बढ़ा रहे हैं, तो पूंजी की मात्रा जो घट रही है वो लगातार पहले ज़्यादा थी, फिर कम है, फिर कम है। तो इसका मतलब MRTSL के लगातार घटती जा रही है। जैसे हमने श्रम की एक मात्रा लगाए, A बिंदु पर थे तो पूंजी की मात्रा 25 थी, और जैसे हमने तकनीकी प्रतिस्थापन सीमांत दर के लिए जैसे श्रम की मात्रा को बढ़ाते हैं, बढ़ाकर 2 करते हैं, तो पूंजी की मात्रा को कितना कम करना पड़ेगा, 5 कम करे तो कितनी होगी, 20। तो A और B बिंदु पर समान उत्पादन मिल रहा है। फिर अगर उत्पादक या फर्म श्रम की मात्रा को बढ़ाना चाहती है तो पूंजी की मात्रा को घटाना पड़ेगा। तो अब 5 की जगह 4 में कमी हो रही है, 20 से घटकर 16 रह रहा है। तो इसका मतलब पहले 5 घटी, फिर 4 घटी, उसके बाद में 3 घटी, तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर लगातार घटती जा रही है। इसलिए समोत्पत्ति वक्र का ढाल समोत्पत्ति वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है। अगली विशेषता, तीसरी विशेषता है हमारी कि अधिक ऊंचा समोत्पत्ति वक्र अधिक उत्पादन को दर्शाता है। समोत्पत्ति मानचित्र हमें ये दर्शाता है, जैसे हमने उदासीनता मानचित्र पढ़ा था, उसमें भी यही पढ़ा था कि जो उदासीनता वक्र मूल बिंदु से जितना अधिक ऊंचाई पर होता है वो उतनी ही अधिक उपयोगिता को दर्शाता है। इसमें भी हम यही कहेंगे कि अधिक ऊंचा जो समोत्पत्ति वक्र है वो अधिक उत्पादन की स्तर को दर्शाता है। जैसे ये नीचे पहला चित्र है, इसमें दिखा रहे हैं कि जो मूल बिंदु से जो नीचे के पास में जो समोत्पत्ति वक्र है वो 100 उत्पादन के स्तर को दिखा रहा है, इससे ऊपर वाला 200 को दिखा रहा है, और इससे ऊपर वाला 300 को दर्शा रहा है। तो जो समोत्पत्ति वक्र मूल बिंदु से जितना अधिक ऊंचा जाता जा रहा है वो उतनी ही अधिक उत्पादन को दर्शा रहा है। लास्ट विशेषता है कि दो समोत्पत्ति वक्र कभी आपस में काट नहीं सकते, क्योंकि अगर ये काटते हैं तो हमारी दो जो उदासीन समोत्पत्ति वक्र की विशेषताएं हैं उसका उल्लंघन हो जाता है। पहली कि एक समोत्पत्ति वक्र पर प्रत्येक बिंदु पर समान उत्पादन मिलता है, और दूसरी क्या है कि ऊंचा समोत्पत्ति वक्र अधिक उत्पादन को दर्शाता है। तो अगर इस दूसरे चित्र में देखें हम, तो ए बिंदु पर दो समोत्पत्ति वक्र एक जगह काट रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर दोनों ही समान उत्पादन होना चाहिए, जबकि बी बिंदु पर ये नीचे वाला समोत्पत्ति वक्र 100 उत्पादन दर्शा रहा है, और सी बिंदु पर ऊपर वाला समोत्पत्ति वक्र अधिक उत्पादन को दर्शा रहा है। तो इसका मतलब ए बिंदु पर भी समान होना चाहिए, जो संभव नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो समोत्पत्ति वक्र आपस में काट नहीं सकते। अगर काटते हैं तो हमारी ये दो मान्यताओं का उल्लंघन हो जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि समोत्पत्ति वक्र और उदासीनता वक्र लगभग समान अवधारणाएं हैं। थोड़ा सा चेंज है कि समोत्पत्ति वक्र में हम उत्पादन की मात्रा को गणितीय संख्याओं में माप सकते हैं, जबकि हम ये कह सकते हैं कि इस समोत्पत्ति वक्र पर इतना उत्पादन मिल रहा है, जबकि हम उदासीनता वक्र पर हम ये नहीं कह सकते थे। हम केवल तुलना करते थे वहाँ पर कि नीचे वाला पे कम मिल रहा है, ऊपर वाले पे ज़्यादा उपयोगिता मिल रही है। तो ये मुख्य अंतर है। अब पढ़ते हैं हम सम लागत रेखा। जैसे हमने वहाँ पे बजट लाइन पढ़ी, वैसे ही उत्पादन के क्षेत्र में यहाँ पर भी बजट लाइन, जिसको हम सम लागत रेखा के नाम से जानते हैं, पढ़ते हैं। आइसो कॉस्ट लाइन। सम लागत रेखा दो साधनों के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाती है जहाँ फर्म दी हुई साधनों की कीमतों व लागतों से उत्पादन कर सकती है। तो ये एक प्रकार की उत्पादक की बजट रेखा होती है कि वो
दिए हुए साधनों की कीमतों के आधार पर और उत्पादन की लागत के आधार पर उत्पादन कहाँ पर करती है। सम लागत रेखा का जो समीकरण है वो इस प्रकार है, C बराबर LPL प्लस KPK। इसको हम पक्षांतर करें कि KPK बराबर C माइनस LPL K को हम बाहर लेते हैं, उसके बाद में बचता है C अपॉन PK माइनस PL अपॉन PK और L थोड़ा बाहर ले लेते हैं। तो ये जो हमारी सम लागत रेखा है AB, A और ये B, ये इसका उदगर अक्ष पे अंतर्चाप है C अपॉन PK और ये नीचे एक्स अक्ष पे अंतर्चाप है C अपॉन PL। PL का मतलब प्राइस ऑफ लेबर। ये C अपॉन PK ये सम लागत का उदगर अक्ष पे अंतर्चाप है और ये PL अपॉन PK ये सम लागत रेखा का ढाल है जो दोनों साधनों की कीमतों के अनुपात के बराबर है। तो इसका मतलब सम लागत रेखा का ढाल क्या होगा, PL अपॉन PK जो ऋणात्मक है। तो सम लागत रेखा का ढाल दोनों साधनों की ऋणात्मक कीमतों के अनुपात के बराबर होता है। ये भी एक प्रकार की ऋणात्मक ढाल वाली रेखा होती है जो लेफ्ट से राइट की ओर डाउनवर्ड होती हुई रहती है। अब सम लागत रेखा में चेंज कैसे होता है कि कैसे परिवर्तन होता है। दो तरीके से सम लागत रेखा में परिवर्तन हो सकता है कि अगर लागत स्थिर रहे और साधनों की कीमत में परिवर्तन हो जाए तो सम लागत रेखा बदल जाती है, उसका स्लोप चेंज हो जाता है। और दूसरा, अगर कुल लागत में परिवर्तन हो और अगर साधनों की कीमतें स्थिर रहे और कुल लागत बदल जाए तो ये जो सम लागत रेखा है वो ऊपर या नीचे शिफ्ट होती जाती है। तो हम दो तरीके से पढ़ते हैं इसको। एक तो पढ़ते हैं साधनों की कीमतों में परिवर्तन से सम लागत रेखा में किस स्लोप में क्या चेंज आता है। तो पहले हम मानते हैं कि लागत यहाँ पे स्थिर है, कुल लागत स्थिर है, 100 रुपये दी हुई है और यहाँ पर हमने पहले माना है कि अगर साधन श्रम की कीमत बढ़ जाती है, मजदूरी बढ़ जाती है, PL बढ़ जाती है तो हमारी इनिशियल जो सम लागत रेखा AB थी, पहले उत्पादन कर रहे थे 100 रुपये लागत में श्रम की मात्रा OL क्या उपयोग किया जा रहा था और पूंजी की मात्रा OB की मात्रा का श्रम ले रहे थे और OA मात्रा पूंजी का उपयोग करके जो उत्पादन लागत थी 100 उसका पूरा उपयोग हो रहा था। जैसे PL बढ़ जाती है, श्रम की कीमत बढ़ जाती है, श्रम महंगा हो जाता है तो श्रम को उत्पादक कम प्रयोग में लेता है। पहले OB के बराबर लेता था, अब OC के बराबर लेगा। तो इसका मतलब जो सम लागत रेखा का ढाल क्या हो गया, बढ़ गया। दोबारा देखते हैं, दूसरी में देखते हैं कि अगर हम पूंजी की कीमत बढ़ जाती तो पहले एक उत्पादक OB श्रम का उपयोग कर रहा था और OA पूंजी का उपयोग करके जो C कांस्टेंट C 100 है उसका उपयोग कर रहा था। अब जैसे पूंजी महंगी हो गई तो पूंजी की मात्रा वो कम कर देगा। OC जो साधन जितना महंगा हो जाता है उसको कम उपयोग में लेने लग जाते हैं तो वो इससे समोत्पत्ति जो सम लागत रेखा का ढाल क्या हो गया, बढ़ गया, घट गया। पहले वाले में बढ़ गया ढाल और इसमें PK महंगे होने से ढाल कम हो गया। तो इस प्रकार साधनों की कीमत में परिवर्तन होने से सम लागत रेखा के ढाल में परिवर्तन होता है। अगर दोनों ही साधनों की कीमतें समान रूप से बढ़ जाए या घट जाए और लागत स्थिर रहे तो सम लागत रेखा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कुल लागत में परिवर्तन होने से और जहाँ दोनों साधनों की कीमतें स्थिर रहती है, दूसरा परिवर्तन देख रहे हैं हम तो कैसे परिवर्तन होता है सम लागत रेखा।
अगर मान लो साधन की कीमतें स्थिर है और लागत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। पहले 100 रुपये लागत थी, अब कितनी हो गई, 200 हो गई। लागत बढ़ने से सम लागत रेखा ऊपर की ओर ट्रांसफ़र या शिफ्ट हो जाती है और लागत घटने से सम लागत रेखा नीचे की ओर शिफ्ट हो जाती है जब दोनों साधनों की कीमतें स्थिर हो। लेकिन अगर लागत बढ़ने से कीमतें भी बढ़ती है, लागत भी बढ़ जाए और कीमतें भी बढ़ जाए उसी अनुपात में, तो सम लागत रेखा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आज के लिए बस यही। आगे हम नया वीडियो लेके आएंगे, वो होगा परिवर्तनशील पैमाने के प्रतिफल के नियम। और इस वीडियो में आपको किसी प्रकार का प्रश्न या कोई कठिनाई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने का प्रयास करूँगा। थैंक यू टू ऑल।